इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि हम बड़े बड़े यूट्यूबर के जैसा ये वादा तो आपको नहीं दिलाएंगे कि इस वीडियो का तमाम क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना हम आप सभी को ज़रूर बता सकते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उनमें से लगभग 5 से लेकर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर 2023 में 100% देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 80 तक के सभी क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। अब देखिए, पहला सवाल में क्या कहता है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, तो यह दोष क्या कहलाती है। तो आप सभी को बता दें कि जब जब मनुष्य के आयु में वृद्धि होती है, यानी मनुष्य का आयु जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो मनुष्य के नेत्र का समंजन क्षमता धीरे धीरे घटने लगता है, और जब समंजन क्षमता घटने लगता है तो जरा दृष्टि दोष होने लगता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि जरा दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, या जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर फटाफट से इसका आंसर लिखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 52 करता है कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ तो देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी को बता दें कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। आसान शब्दों में कहें तो जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पदार्थ कैसा होता है, तो नरम लोहा होता है, क्योंकि नरम लोहा का उपयोग जो है वो विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का फटाफट से आंसर बताइए कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किससे कारण होती है। देखिए, घर में जो शॉर्ट सर्किट होते हैं ना जी, तो शॉर्ट सर्किट से ही विद्युत में लगे उपकरण नष्ट हो जाते हैं तथा घर में आग लग जाती है। तो घर में जो विद्युत दुर्घटना का जो मेन कारण है वो शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अब अगला सवाल कहता है सौर कुकर में किसका प्रभाव का उपयोग होता है। अब यहाँ पे बताइए, देखिए सौर कुकर में क्या होता है कि ग्रीन हाउस का प्रयोग होता है। किसका होता है, ग्रीन हाउस का। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या होगा जी, तो ऑप्शन ए होगा, ग्रीन हाउस। अब अगला सवाल तो 100% आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल ही सकेगा। कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो सबसे उपयुक्त धातु जो होता है ना जी, वो क्रोमियम नहीं बल्कि यूरेनियम होता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब से सी होगा, यूरेनियम। अब देखिए अगला सवाल कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी ही सिंपल सवाल है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स के जैसा आप सभी को इसका आंसर बना कर दिखाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप सभी कैसे बनाइएगा, तो आसान शब्द बता दें। कहता है कि 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट दिया गया है, दो बिंदु के बीच में 2 कूलम्ब आवेश ले जाने पर कितना काज होगा। तो काज बराबर क्या करते हैं, V इंटू सी कर देते हैं, यानी 12 वोल्ट में 2 कूलम्ब से हम लोग गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। हम लोग याद कर रहे हैं काज, और काज का एसआई मात्रक जूल होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 24 जूल होगा। 24 जूल ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 2Mg+O2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी 2MgO बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है या किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, इसमें देखेंगे तो आप ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके मूल गुण अभिकारक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, संयोजन अभिक्रिया। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए।
कहता है कि रासायनिक समीकरण जिसको हम लोग Fe+H2 कहते हैं, इससे बनता है Fe3O4+H2 यानी फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। को संतुलित करने पे जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब का ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो जल यानी H2O की संख्या, परमाणु की संख्या 4 है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 4 ही होगा। अब कहता है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। देखिए आप सभी को अम्लीय पदार्थ बनाना है। अम्लीय पदार्थ का क्या प्रकृति है? अम्लीय पदार्थ का मतलब ही होता है कि स्वाद में खट्टा होना, है ना जी। तो स्वाद में खट्टा कौन सा होगा? तो नारंगी रस स्वाद में खट्टा ना होता है, तो नारंगी रस आपका अम्लीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए कहता है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देते हैं। काफ़ी सिंपल है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है ना जो जल में घुलकर हाइड्रोजन है यानी H+ देता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, है ना जी। अब देखिए अब अगला सवाल क्या कहता है कि क्वेश्चन 63 को देखेंगे तो आप पाएंगे कहता है कि कौन से धातु जिसका दहन चक्र चमकदार श्वेत उजाला के साथ संपन्न होता है। यानी इस चारों ऑप्शनों में कौन ऐसा आंसर होगा जो काफ़ी ही ज़्यादा श्वेत उजाला के साथ ये जलता है। तो मैग्नीशियम को यदि आप जलाइएगा ना, आप तो छठ दीपावली में बहुत सारे पटाखा को जलाए होंगे, जिसमें को मैग्नीशियम का भी पटाखा बनता है। अब इसको जब जलाइएगा ना तो काफ़ी ये जब जलता है तो चमकदार श्वेत उजाला के साथ उत्पन्न होता है। अब अगला सवाल कहता है कि कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है। देखिए जल से अभिक्रिया करने वाली धातु का नाम बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया कैलियम जिसको पोटेशियम कहते हैं, यह जल से अभिक्रिया करती है। अब देखिए काफ़ी सिंपल सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं। अब काफ़ी सिंपल है। कुछ ऐसे बकलोल स्टूडेंट होते हैं जो इनका क्वेश्चन में भी आंसर दिया जाएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, है ना जी। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहेंगे। तो देखिए कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलेगा, संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए क्वेश्चन 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 क्या कहता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल, है ना जी। ऑक्जेलिक अम्ल हमें बताना होगा। तो देखिए टमाटर हो गया, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब हमें ये बताइए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आप सभी को देते हैं, सिट्रिक अम्ल या टार्टिक अम्ल। अगला सवाल कहता है आपमार्जक से बनाए जाते हैं। देखिए आपमार्जक से शैम्पू भी बनते हैं, इजी सर्फ भी बनते हैं और सर्फ एक्सल भी बनते हैं। तो आपमार्जक से क्या बनाए जाएंगे, तो सभी यानी इनमें से सभी बनाए जाएंगे। अब कहता है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। यदि आप दूसरे आवर्त की गणना करेंगे तो आप सभी को पाएंगे कि उसमें 8 तत्व हैं। यानी क्वेश्चन 68 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 8, जिसमें हीलियम, रेडान, जीडान, नियान, क्रिप्टान ये सभी होते हैं 8 तत्व, जो अक्रिय तत्व भी कहलाते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 11 तत्व क्या कहलाते हैं। तो उसे मुद्रा धातु कहते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल है। अब कहता है कि पेंटी अम्ल और गिलसराल का अवशोषण होता है। देखिए आप हम पेंटी बोल दिए तो आप वो वाला पेंटी नहीं समझ लीजिए, है ना जी। ये फैंटी लिखा गया है। ये ससुरा ये टाइपिंग में भी आप सब तो कनका गड़बड़ तो कर ही देता है। ये फैंटी अम्ल और गिलसराल का अवशोषण कहाँ होता है। तो ये रक्त के द्वारा भी होता है और पानी द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 70 का जो सही जवाब होगा ना वो लैक्टिमल द्वारा होगा। यानी ABC बिल्कुल गलत है, लैक्टिमल द्वारा, जो कि ऑप्शन डी में है। अब चलिए अगला सवाल करते हैं, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप सभी को बताया जाता है कि भोजन का जो पचना है ये उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण तो नहीं दिया गया है लेकिन उपचयन दिया गया है, तो इसको उपचयन में आपको झटका देना है। अब कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। तो ये कौन सा करता है, तो सेरिब्रम में ना करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 72 का सही जवाब मेडुला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है अगर हाइड्रा के शरीर में कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा। अभी देखिए अब हाइड्रा के शरीर को यदि हम कई टुकड़ों में काट देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 73 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हर टुकड़ा विकसित होकर नए जीव का निर्माण करेगा। हाइड्रा का काम ही है कि उसके जीव का शरीर टूट जाता है और नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो यदि हम हाइड्रा के शरीर को साले को टुकड़े टुकड़े यदि काट भी देंगे ना तो इतना तेज जीव है जो विकसित होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। अब कहता है कि ऐसे जीव जिसमें 2 लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। अब देखिए 2 लिंग समझ रहे हैं ना। ऐसे जीव जिसमें 2 लिंग उपस्थित होते हैं, यानी एक ही जीव में जब 2 लिंग उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे। एक लिंगी तो कहेंगे नहीं, एक लिंगी में एक ना लिंग होता है, द्विलिंगी बताना होगा, क्योंकि द्विलिंगी में ही 2 लिंग होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, द्विलिंगी। अब कहता है
कि जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया था। तो जैव विकास के अलावा चार्ल्स डार्विन ने किस पर शोध किया था। तो यदि आप आनुवंशिकता एवं जैव पर पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि केंचुए की भूमिका पर भी आनुवंशिकता के प्रभाववाद के जनक चार्ल्स डार्विन भी खोज किए थे। अब चलिए कहता है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। देखिए क्वेश्चन 76 में इसका सही जवाब सी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी के जितने भी व्यक्ति होते हैं, ये ए हो चाहे बी हो, ये ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति से रक्त आसानी तरीके से ले सकते हैं। अब आइए अब हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 77 कहता है किसी भी आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर प्रायः किनके निर्मित होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 77 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादक। अब कहता है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है। अब जैव विविधता के विशिष्ट स्थल जो होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए जैव विविधता में क्या होता है कि पूरे जंगल, पूरे घन जंगल में विशिष्ट स्थल होता है। जैव विविधता यानी छोटे छोटे जंतुओं या बड़े बड़े जंतुओं को रहने के लिए जो घर होता है वो वन होता है। गाँव में तो रहेगा तो लोग मारे के भगा देगा, शहर में तो और नहीं रहने देता है, और समुद्र में रहेगा तो खुद मर जाएगा। इसलिए जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल होता है वो वन होता है। अब कहता है कि जल संभर प्रबंधन क्या है। देखिए जल संभर प्रबंधन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पे 79 का जो सही जवाब हो जाएगा वो मिट्टी और जल दोनों के प्रबंध हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 80 को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 80 क्या कहता है कि भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। देखिए भरतपुर पक्षी विहार जो है वो किस राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी जो है ये राजस्थान के चिड़ियाघर का नाम है। चिड़ियाघर में एक बार हम घूमे गए थे, है ना जी। पटना का जो चिड़ियाघर हमने भी घूमने गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब दृश्य देख के आए थे। यदि आप पटना के चिड़ियाघर में गए होंगे और वहाँ पे आप नदी के किनारे का सैर किए होंगे ना, तो वहाँ पे आप कुछ अजीबो गरीब दृश्य देखे होंगे। यदि आप देखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के मज़ेदार सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख सके और वो अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सके। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का मज़ेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।